तो मानिकचंद जैन साइडीरियल करते थे, वेस्टर्न और हमें मेथड वो कभी समझ में नहीं आया। हमारी भी जानते थे, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी आती थी और उसमें वो नक्षत्र बोलते थे। उनका एक गुर अभी तक मुझे याद है और कभी कभी मैं अप्लाई करता हूँ, पढ़ाने में नहीं करता, अंदर से मैं करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हर राशि में, अभी जो आप राशि देखते हो उसमें 3 नक्षत्र है, तो वो 3 कंपार्टमेंट है। मैंने बीच में बोला एक वेबिनार के हाउस में ये 3 कंपार्टमेंट है और उसमें जो कमोडिटी है, जो सामान स्टोर्ड है, वो नक्षत्र है। तो ग्रह किस नक्षत्र में है उसके पास वही सामान है बस। राशि तो घर है, हाउस है वो, पर सामान नक्षत्र है। तो जो उसके पास नहीं है वो दे ही नहीं सकता, जो है वो ही देगा। मान लीजिए मेष, क्यों मैंने ये मानिकचंद जैन से, अब इतनी ज्योतिष नहीं आती थी मेरे को भाई, बात करती उत्तर नहीं उत्तर में, और कुछ चीजें याद रह जाती थी। अब जैसे मेष है, हाउस पूरा साइन, हम पूरा साइन लेते हैं मेष के लिए। अब अगर ग्रह केतु में बैठा है, केतु के नक्षत्र में बैठा है, उसका फल अलग होगा। केतु कौन है वहां पर, उस केतु को एग्जामिन करता हूं। 3 नक्षत्र हो गए ना, केतु हो गया, शुक्र हो गया और सूर्य हो गया। तीनों में एक जैसा तो फल नहीं हो सकता। उसके बाद वो लेते थे नवांश, कि नवांश में कहाँ है। मेरी भी जैसे आपने ट्रांजिट के लिए जो या जो सुने हैं लेक्चर मेरे, कि वो ट्रांजिट नवांश से रिलेट करो। हाउस लॉर्ड ट्रांजिट में कहाँ गया, नवांश में कहाँ गया, उस साइन पे आएगा जब। तो ये 2 पॉइंट थे, आगे की रिसर्च के हैं ये, पर बहुत रेलेवेंट। नक्षत्र और उसके बाद नवांश का साइन और साइन लॉर्ड। चलो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चाय से पहले सर, चाय से पहले जस्ट फिर एक गुरु वंदना कर ही लेते हैं ताकि सीधे क्लास पे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके प्रथम गुरु को, अपने अपने गुरुओं को सबका प्रणाम, और मेरा भी शत शत प्रणाम। आप सबके लिए बहुत बहुत स्वागत। सर के साथ सर का जोरदार तालियों से महेंद्र वर्मा जी, जो हमारे अब इस ग्रुप की शान बन गए हैं, उन्होंने को सॉल्व किया था। आज फिर जो आपकी क्वेरीज अगर रह गई है और ज़्यादा उसमें ये बढ़ोतरी करें, तो श्री महेंद्र वर्मा जी का बहुत जोर से सॉरी। आइए सर, आइए आइए। अरे सर का बर्थडे सर का है। खाली केतु से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इवेंट होगा कि नहीं।
केतु के डिस्पोजिटर को देखो। डिस्पोजिटर जो है वहां से कैलकुलेशन शुरू कर और उसको हर साल आगे आगे बढ़ाते जाओ। एक साल एक साल एक साइड और दशा से कंपेयर कर लो, वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। 80 to 90% फिट बैठता है सिर्फ केतु, क्योंकि केतु आपके पूर्व जन्म का वो लिंक है जो आपकी पूरी लाइफ आगे लेके आता है। इसी तरह एक और मेथड है दशा वाला मेथड सर, बैलेंस दशा। बैलेंस दशा एट बर्थ, फादर की बच्चे की, बच्चे की मदर की, फादर की और बच्चे के मदर की, 1-5-9 सब रिलेट होती हैं। और वो टाइम करेक्शन का एक बहुत बढ़िया मेथड है जब आप उसको पुराना दशा तक ले जाते हैं। सेकेंड्स तक करेक्शन आ जाती है बर्थ टाइम में, क्योंकि बच्चे का बर्थ तो आजकल ठीक मिल जाता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता, तो उससे आप पेरेंट्स के बर्थ टाइम को करेक्ट कर सकते हैं। का एग्जांपल दीजिए। हाँ दूंगा मैं दूंगा। चाय तैयार है सर, चाय के बाद की है मेष राशि में और वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो क्या उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उन दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं? आपसे पूछा सर, जैसे मेष राशि में 9 प्लैनेट की लॉर्डशिप रहती है कुछ डिग्री तक, 0 से कुछ डिग्री तक सन की होगी। नवांश में 9 प्लैनेट तो नवांश के ही आएंगे ना। हाँ 9 मतलब सर, नवांश ही आएंगे ना। राइट। तो जैसे मान लीजिए सन की दशा चल रही है और सन मेष राशि में 12 डिग्री पर है, तो वो उसका जो लॉर्ड होगा, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसका लॉर्ड मतलब नवांश का लॉर्ड हो गया। नहीं सर, नवांश से नहीं सर, ये- जीवन में ही आपने पिछली बार जब दशा के ऊपर लेक्चर दिया था ना यहीं पर, तब आपने वो लॉर्डशिप बताई थी कि 0 मतलब पहले सन की लॉर्डशिप होती है, फिर मून की, फिर अरे वो नैसर्गिक दशा है वो यार। दूसरी दशा है। उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ। ना नैसर्गिक दशा। आयु निर्णय भी पढ़ा है, उस पे तो दिया है सर ने। बहुत तो आपके कितने कितने सारे सारे हैं हैं? नैसर्गिक उसको देखो फिर रिकॉर्डिंग। ओके, कि पहली चंद्रमा के भी उसको राइट। हाँ, वो नैसर्गिक दशा। तो सर चाय के लिए अनाउंस चलो। करेंगे, चलिए। और सबसे लास्ट टाइम जो मैंने आपको राशियों का बताया था, और राशियां क्योंकि ज़ोडिएक की 12 राशियां 12 भाव हैं, और हर राशि जिस भाव में जाती है, यानी काल पुरुष की राशि जिस भाव में जाती है, वो अपने काल पुरुष के भाव को भी रिप्रेजेंट करती है। कारकत्व के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो इस बार मैं उस भावों को देख के आपको कह रही हूँ कि मेष राशि जैसे है, आप उसको 12 आप उसे 12 भाव में कहीं भी ले जाइए, वो आपके माइंड को, आपके शरीर को भी बतलाएगी कि आपका माइंड कैसा है। अगर उसमें पीड़ा है, उस भाव में जहाँ मेष राशि है, अगर उस भाव में पीड़ा है तो आपको मेंटली क्लाउड मिलेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे, वो डिस्टर्बेंस होगी। अब वो डिस्टर्बेंस किससे है? मंगल से है, राहु से है, राहु की तो एक्सेस, शनि से है, या वो 6, 8, 12 के भावों से है। वो उसका भी एक अपना अलग कार्य वो करेगी। मंगल से है, माइंड में बहुत तेजी रहेगी। मेष राशि है, फटाफट चलने वाली है, आपके जिस भी भाव में जाएगी उस भाव से संबंधित आपको हर काम में माइंड में होगा मैं फटाफट इसे कर लूं, जल्दी से इसे निपटा लूं। शनि से पीड़ा है, मंगल की राशि तेजी वाली राशि है, तेज चलने वाली, तेज सोचने वाली, लेकिन शनि उसे धीमा कर देता है, तो बॉडी का और मेंटल का दोनों का बैलेंस नहीं रहता। शरीर तो सोच लेता मैं इस भाव से रिलेटेड काम फटाफट कर सकता हूँ, लेकिन जो बॉडी है ये करना है, इफ एंड बट्स, बाकी ग्रहों के प्रभाव से वो ना सोच के जिस हिसाब से उसे चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है।
वो धीमी चाल चलता है, तो दिमाग में भी थोड़ा धीमापन दे देता है। अगर शनि की पीड़ा मकर से आ रही है, क्योंकि मकर से वो सीधा मेष को देख सकता है, तो माइंड में कर्म की सोच बहुत ज्यादा रहेगी। कर्मा, क्योंकि कर्म कारक शनि दिमाग में अपनी दृष्टि कर्म की दे रहा है। ठीक है, आपकी टॉरस राशि इसी प्रकार से आप उसे किसी भी भाव में देखें, उस भाव से संबंधित आपको एक साधना, एक जिसको कहते हैं ना जूझना, इस काम से पीछे मैं बहुत जुझारू हो गया, बहुत लग के काम करूंगा, वो मेहनत। आपका कोई भी ऐसा हो जिसका टॉरस राशि का कोई भाव पूछना चाहता हो। लगन में टॉरस राशि, आप इतने मेहनती कि जिस काम में एक बार लग गए उसको पूरा करके ही दूसरे काम के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एक ठान लिया, एक काम ले लिया, उसको मैं पूरा कर लूँ, वो पूरी तरह, जिसको कहते हैं कोल्हू का बैल। अब अगर इसमें पीड़ा है तो ये कोल्हू का बैल जो है वो बिगड़ैल सांड की तरह हो जाता है। उसमें काम की इतनी उत्तेजना आ जाती है कि अपने ही कारण वो काम को बिगाड़ भी सकता है, या उसको बहुत जल्दी मच जाती है। लेकिन वो काम करना चाहता है कि मैं बहुत एक पूरी लगन से, मेहनत से इस काम को पूरा करके, जिसको कहते हैं फोकस्ड, ये फोकस आई देता है। लगन की तो मैं कह ही हूँ ना, लेकिन ये राशि जहाँ जिस भाव में भी जाएगी उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको लगन देगी, उस भाव के कार्य। सर का 12वें स्थान में बताएं, सर का 12वें स्थान में। 9th हाउस आपकी जो साधना है गुरु के प्रति, पिता के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो साधना में वो अपने उन लोगों, उन रिश्तों को निभाने के लिए हर हद तक जा सकती है और फोकस करते हैं, मुझे अपने पिता के लिए कुछ करना है। राइट, ऐसा है? तालियां के लिए। सर का 12वें स्थान में उनको सर का 12th हाउस में है और सर आपको ज्ञान बांटने में पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, उसका खर्च करते हैं। मेरा भी 12th हाउस। ये भी देख लो, ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हॉस्पिटल में वर्क करती हैं, तो ये इनकी पूरी मेहनत होती है कि मैं जिस वर्क में हूँ उसको पूरी मेहनत से, उसको सफलता से उस माता को भी बचाऊं और उस बच्चे को भी जिसने जन्म लेना है। फर्क इतना है कि आपका प्रोफेशन क्या है उसके हिसाब से आ गया, लेकिन अगर एक बच्चा है तो उस भाव से रिलेटेड उस चीज में उसका फोकस पूरा रहेगा। मैम 10th में वो 10th में और शनि भी आ जाए। शनि भी आ जाए, 10th में है, वो मेहनत के ऊपर डबल मेहनत, क्योंकि शनि तो मेहनत को और बढ़ा देगा ना, वो तो वैसे ही नौकर है, नौकर की तरह काम करा देगा। मैं एक सेवक हूँ अपने मालिक का, पूरी तरीके से मैं पूरी लगन से अपने मालिक की सेवा करूँगा, या मैं अपना बिजनेस हूँ तो मैं अपने बिजनेस को पूरी लगन से ऐसे बढ़ाऊंगा कि आप नौकर खुद को बन के भी नौकर ना माने, लगन पूरी आएगी। तो मैडम जिसका जो है अगर मेष राशि है, मान लीजिए अगर 31 में, तो उसको क्या स्ट्रांग बोल सकते हैं या उसकी व्याख्या किस तरीके से कर सकते हैं कि मेष राशि है वो बिल्कुल सेम उसमें आगे? राशि कोई भी हो लगन में, उसका स्वामी कहा गया वो उसे स्ट्रांग बनाता है। उसका स्वामी कैसा है, मेष राशि है तो मंगल कैसा है, उच्च का है, नीच का है, कौन से नवांश में है। मैं आजकल नवांश का बहुत ज़्यादा वीडियो भी डाले हैं और सर के ने छोटा सा एक बताया था पंचम नवांश का, लेकिन मैंने इसे हर नवांश पे देखा है। आपका लगन 8वें नवांश में हो, 6ठे नवांश में हो, आपको लाइफ में स्ट्रगल देकर ही आगे बढ़ाएगा। तो कोई भी राशि लगन में हो उसमें पीड़ा नहीं होती है, उसका स्वामी और उसका नवांश किस डिग्री पे है आप उसे देखिए, वो आपको आपके जीवन का सार बता देगा। कौन कौन बैठा है, किस किस से पीड़ा है, उस पीड़ा के साथ सुख है या बिना पीड़ा के सुख है। ओके, लाइक मिथुन राशि है, व्यापारी राशि है, वैश्य राशि है, बुद्धि में डबल सोच देती है, सिंबल भी डबल है। आप उसे
लगन में मानो या किसी भी भाव में आप कहते हो, आपका वो मिथुन राशि बैठी है, मान लो सेकंड हाउस में बैठी है, व्यक्ति अपने परिवार में ही बात करेगा तो ऐसे जैसे कि एक बिजनेसमैन बात करता है, उसका टॉक वैसा रहेगा। आप हंस रहे हैं, आपका लगता नहीं जी मेरे 10th में आपका 10th में है, आप बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, आपका कोई भी काम हो बिजनेस से रिलेटेड है, बहुत कैलकुलेटेड रहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन तब भी माइंड बिजनेस है। अकाउंट्स में हूँ। हाँ, तो मेंटली आप बिजनेसमैन की तरह सोचते जी डेफिनेटली, हर चीज में बहुत कैलकुलेटिव रहता हूँ। ये चीज बिल्कुल। कैसे है वो। तो आपकी मिथुन राशि जहां भी जाएगी उस भाव से रिलेटेड आपको वैसी सोच देगी। कर्क राशि, केकड़ा राशि, कैंसर की राशि जो आपको इमोशन देती है, लेकिन जिससे जोड़ती है, उससे आप अपना दिल टूटने तक भी उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि कैंसर है। कैंसर क्या है? आपके शरीर में जैसे कैंसर है, आपको लग जाता है, उसको हटाने के लिए कितने यत्न करते हैं आप, चाहे इलाज है लेकिन फिर भी उसके लिए मेहनत कितनी है, यानी आपको दिल तोड़ना पड़ता है, फिर भी वो कैंसर नहीं जाता। तो आपकी कैंसर राशि कौन से भाव की है? आप उस भाव से संबंधित रिश्ते से कैंसर की तरह जुड़े। यदि लगन में होता है आप खुद इमोशनल, जिस किसी से जुड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे। इमोशनल है, आप अपने आंसुओं को लेकर भी उसके पास जाएंगे, भैया तू आजा वापस। और अगर कोशिश। 12th में हो तो 12th भी हो, आप अपने खर्चों के लिए पूरे कैंसर की तरह खर्च करते हैं, चंद्रमा है राज्य रानी की तरह खर्च कराएगा, ठीक है ना। आपके लिए खर्चा करना एक, जिसको कहते हैं ना मेंटली, एक मानसिकता है, मैं जाऊं तो बड़े से बड़ा खर्चा कर दूं। 12वां भाव व्यय भी है, खुला आकाश भी है, चंद्रमा की तरह उड़ना भी चाहता है। मन की उड़ान, मन की कल्पना आपकी इतनी अधिक होगी कि उसके आगे कोई पार नहीं। आप यहाँ बैठे बैठे मन कहीं हो रहा है, शरीर से कहीं भी हो, मन कहीं हो रहा है, वो कुछ और ही सोचता है। 12th हाउस का कैंसर। लेकिन उसमें अगर केतु आ गया तो फिर प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। केतु आ गया या कोई भी आ गया, वो एक आपको डिटैच करता है, और 12th हाउस है तो बिल्कुल ही सबसे डिटैच कर दिया ना। फिर वो कैंसर का टाइप बदल गया, ओके, वहाँ कैंसर का टाइप बदल गया, वो मोक्ष की ओर ले जा रहा है, मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, ठीक है। मैम जैसे लगन में कर्क राशि है और राशि है, हाँ। और चंद्रमा पीड़ित है, मतलब शनि मंगल के साथ हाँ। ऑन कर लो। ऑन तो कर लो। हेलो हाँ। मैम जैसे लगन में कर्क राशि है और चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु मंगल शनि किसी से भी, तो ऐसे व्यक्ति लोगों को छोड़ेंगे नहीं पर परेशान होते रहेंगे। ऐसे लोग फिर अगर राहु केतु भी है, एक तो मेंटली वो इतने डिस्टर्ब रहते हैं ना, उनको अपनी सोच नहीं, मतलब मैं अपने दुख से नहीं दूसरों के दुख से भी दुखी हूँ। जैसे मैं कहती 8th हाउस में हो, अभी उनके सवाल का जवाब दे दूँ, कैंसर ठीक है ना। तो लेकिन जब केतु है वो कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। राहु है वो दूसरे का दुख लेके भी परेशान है, नहीं परेशानी तब भी अच्छा वो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, दिमाग चलता रहेगा, ओके। केतु आपको हटा देता है, डिटैचमेंट दे देता है, आप जिससे भी जुड़ना चाहें लेकिन जुड़ते नहीं हैं, जो अपने आप को जोड़ नहीं पाते। राहु आपको अपने साथ खींच के आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, क्योंकि वो वृद्धि कारक है, वो हर चीज में वृद्धि करता है, ओके, यस। प्लस राहु इन 8th हाउस इन कैंसर लगना। कैंसर लगना, मैं कर्क राशि की बात हाँ, कर रही हूँ। कर्क राशि कर्क राशि कहाँ है, लग्न में है, वो तो हो गया ना। हाँ जी, हाँ, मून प्लस राहु इन 8th हाउस। मून प्लस राहु इन 8th हाउस, तो 8th हाउस में। कुंभ राशि आ गई ना हाँ। 8th हाउस में, वो छिप के बैठ गया। अच्छा अच्छा अभी पहुंचे नहीं। ठीक है, तो कर्क राशि आपकी आपको अपने जिस भाव में हो उससे रिलेटेड इमोशन देती है, या बिल्कुल डिटैच। जब केतु हो डिटैच तब करेगी, लेकिन तब भी इतनी जल्दी डिटैच नहीं करती, या आप डिटैच होते हो या दूसरा होता है, वो भी देखने वाली बात है अन्य ग्रहों के प्रभाव से, ठीक है। सिंह राशि है, राजा की राशि है,
कर्क में शनि बैठा हो। कर्क में शनि है तो उसका सप्तमेश उसके पास आ गया ना, जी हाँ पार्टनर उसके साथ ही आ गया ना। तो कर्क में शनि आ जाए तो क्या करेगा? चंद्रमा आपको बहुत जल्दी जल्दी विचार देता है, शनि ठहराव देता है। शनि आपकी सोच में थोड़ा सा विराम देता है, आपको कहता है थोड़ा सोचो फिर आगे बढ़ो। मकर राशि सप्तमेश आ गया तो वो ठहराव की है, मकर की ठहराव की है, ओके। और शनि से उसका कनेक्शन चंद्रमा और शनि है या केवल शनि है, वो डिपेंड। पर्सनल चार्ट अगर आप लिख के सोच रहे हो तो बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से असर आएगा, ओके। मैं इन जनरल राशियों की बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि बाकी उसकी डिग्री नमांश जो जैसे मैं कह रही हूँ कौन से नमांश में है उसका भी असर आएगा। मैं राशि की बात कर रही हूँ, ओके। तो सिंह राशि राजा की राशि, शो ऑफ की राशि। मैं राजा हूँ, मेरी जेब में पैसे नहीं है, तब भी मैं अपनी कोट को प्रेस करके और उसमें सबके सामने ऐसे जा रहा हूँ जैसे मेरी जेब बहुत भरी हुई है। और अपने बारे में उसको ये कि जो मैंने डिसीजन लिया वही एक फाइनल डिसीजन है। एक दिमाग में चलता है कि मैं किसी की क्यों मानूं। आप उनसे प्यार से काम करा सकते हैं, ऑर्डर वे में नहीं। अब ये राशि जिस भाव में जाएगी उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में एक हाई स्टेटस देगी, आपको रॉयल्टी देगी। रॉयल, क्योंकि शेर राजा रॉयल की राशि है तो वो उस जगह पे रॉयल्टी देती है। आपका यदि 9th हाउस में सिंह राशि है, ठीक है, तो आप अपनी पूजा पाठ में एक रॉयल्टी दिखाएंगे। कहीं दान देना है तो अपने से बढ़ चढ़ कर देंगे, एक रॉयल्टी। शो ऑफ नहीं है, आपकी जेब में नहीं है फिर भी आप दोगे। अगर उसने आपके सामने किसी ने 1000 दिया है तो आप उससे बढ़ के दोगे चाहे घर में खाना नहीं है। तो सिंह राशि जहाँ जिस भाव में होगी उस भाव के संबंधों में भी और उस भाव से संबंधित कारकत्वों में भी, जैसे कि 10th हाउस सबको पता है, सबको गवर्नमेंट जॉब का होता है तो रॉयल्टी देती है, वहाँ पे रॉयल्टी आपको देती है। चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब ना हो लेकिन आप काम राजा की तरह करते हैं। अपने ऑफिस में मैं ही बॉस हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे ऊपर कोई जवाब नहीं दे, ठीक है ना। किसी भी भाव में हो वो वहाँ पे रॉयल्टी देगी। अगर 4th हाउस में हो तो मदर को रॉयल्टी देगी, मदर को देगी और आपके सुख को। आपके कार्यकर्ता में आपकी कुंडली में 4था भाव आपके सुख का भाव है। मेरे बेटे की कुंडली में है, आपके बेटे की कुंडली में है और घर परिवार में रॉयल्टी, सूर्य की उसके रोशनी। पास अगर आज आप उसके रूम में जाओगे तो कम से कम उसके पास 400 से 500 परफ्यूम रखे हुए। ये देखो रॉयल्टी देख लो, और वो भी 500-500 रुपये 1000 रुपये। वीनस भी जुड़ा हुआ होगा, दशा वीनस की चल रही है। दशा वीनस की, मतलब या जिस भाव में गई वहाँ उसने उनको घर भी सुंदर, हर चीज़ एक ऐसी जिसमें एक राजा रहता है अपने लाइफस्टाइल में वैसा। और सबसे बड़ी बात, सिंह राशि में केतु अगर जुड़ जाए तो आपकी पताका जरूर फैलती है, क्या ऊंची उठती है लाइफ में। यानी कि मैम अगर उसका जो लॉर्ड सन है और उसके साथ अगर केतु आ जाए तो ऐसा सिंह राशि केतु हो, क्योंकि केतु सिंह राशि में वहाँ का नक्षत्र लॉर्ड है, राजा के साथ बैठा है। सिंह राशि में केतु, यस, और वो भी अपने ही नक्षत्र में आ जाए। नहीं सर, दृष्टि उसका जो लॉर्ड है सन, उसके साथ अगर केतु बैठा, लॉर्ड की बात नहीं कर, हम लॉर्ड की बात कर ही नहीं रहे, मैं राशियों की बात कर रही हूँ। ये राशियाँ जिस भाव में जाती हैं काल पुरुष की, अपने कारकत्वों के अनुसार आपको उस भाव के फल देती है। आप केवल ये देखते हो मेरा लगन लग्नेश कहाँ है, आप राशियाँ, मैं हमेशा राशियों पे बहुत जोर देती हूँ और राशियाँ आपकी काम करती है क्योंकि ग्रह तो उसमें आके बैठ के अपना काम करते हैं। वो किसी भी भाव के स्वामी हो सकते हैं, किसी भी राशि के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन काल पुरुष की राशियाँ
वो अपने कारकत्व अपने उस ज़ोडिएक के अनुसार देती है। मैम अगर थर्ड हाउस में जाएगी मानो फिफ्थ, आपके छोटे भाई, या मेहनत, आपकी मेहनत तो रॉयल्टी हो ही जाएगी, आपका पराक्रम हो जाएगा, आपकी यात्रा हमेशा बड़े रॉयल तरीके से होगी, छोटी छोटी यात्राएं भी हो, और आपके छोटे भाई का नाम ज़्यादा ऊंचा कर देगी, आपसे ज़्यादा ऊंचा कर देगी। संपर्क भी खूब देगा। संपर्क भी देगा, राजा है, आपको लोगों से मिलने से आपको फायदा हो जाएगा, आपके मित्रों आपके काम आएंगे, उनका नाम लेने से आपका काम आगे बढ़ेगा। देखिए इजाफा कर दिया इन्होंने। तो मैम 11th हाउस में वो केतु बैठा हुआ थी राशि में, 11th हाउस केतु के साथ बैठा हुआ, मैंने पहले बोल दिया, वो कहीं भी जाएगी, वो जो फल देगी वो वही देगी, ठीक है। ये नहीं कि वो किस भाव में, मैं तो ये कह रही हूँ ना, जहाँ बैठेगी उस भाव से ले लेगी। 11th हाउस आपके लाभ है, और आपके लाभ अच्छे हो गए, रॉयल्टी वाले हो गए, आपको रॉयल्टी भी मिल सकती है किसी काम में, अवार्ड्स मिल सकते हैं। ओके मैम अगर ये राशि लगन में हो और साथ में कालपुरुष के मंगल जो लॉर्ड हैं वो हो, तो इसमें क्या मतलब मेहनत करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? बाकी ग्रहों का मैं फिर से कहती हूँ, राशियों के डिग्री के अनुसार फल देखिए कि वो नवांश में कहाँ है। हमारा D1 हम वो लाई है जो हमें पूर्व जन्म के कर्म से, हमारे कर्म से हमें माता पिता मिल गए, हमारा भाग्य जो था उसमें हमें वो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट होके आगे कितना मिलेगा वो कर्मा, आपका नवांशा, जो सर कहते हैं शाश्वत चार्ट है, आपको मिलेगा क्या। राशियां अपना काम कर रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। काम वो क्या करेंगी, कितना देंगी, कितना अच्छा, कितना सुपीरियर, किसी को कितना बड़ा और किसी को कितना। अदरवाइज ये राशियां तो सभी की कुंडली में सबकी एक जैसी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन सबकी डिग्री तो एक नहीं होगी, सबका नवांशा एक नहीं होगा, जैसे सबके हाथ की उंगलियों की छाप एक नहीं है ना। तो वो डिफरेंस उस हिसाब से आता है कि कौन सी डिग्री में लगन में केतु बैठा है। आप जो कह रही हैं किसके नक्षत्र में, 3 नक्षत्र आते हैं वहाँ पे, मघा का नक्षत्र आता है ना, शुक्र का भी आता है, सूर्य का भी आता है। सूर्य का अपना नक्षत्र कौन से नवांश में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर लगन का नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं फिर से कहूँगी, आप देखो 8वां नवांश तो नहीं है, नहीं तो लाइफ में स्ट्रगल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। 6वां नवांश है रोग देगा ही देगा। 12वां नवांश है खर्चे बढ़ाएगा। और 3रा नवांश है तो आपको जिंदगी में मेहनत हर जगह पे, हर मुकाम पे करनी है। ये आपका नवांश आपके भाग्य में जो था उससे लिख के आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कालपुरुष की कन्या राशि रोग की राशि है, लेकिन एक चीज और याद रखिए, जो सर कहते हैं साधना की राशि है, साधना देती है। जहां भी जाएगी उस भाव से संबंधित आपको साधना करोगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। लग्न में है तो आप अपने आप में बहुत साधना करके आगे बढ़ोगे। ये राशि आपको नौकरी कंपटीशन में बिठाती है। आपकी ये राशि जिस भाव में जाएगी उन रिश्तों से आपका कंपटीशन भी रहेगा, ये याद रखिए। और उन रिश्तों से आपका रोग का संबंध रहेगा, रोग रिपु ऋण का संबंध उस रिश्ते से जिस भाव में ये राशि बैठी है। आप अपने अपने चार्टों में दिमाग में देख लो, उन रिश्तों को समझ लो और उनके लिए आपको सुधारने के लिए साधना करनी है। उन रिश्तों से अपने आप को सुधारने के लिए साधना करनी। हाँ जी, अभी 1 महीने पहले एक कुंजी देखी थी मैंने, मिथुन लग्न की कुंजी थी। इनको माइक दे दीजिए। उसके 4th हाउस में मतलब 6th राशि आ रही है बिल्कुल। तो उसकी मदर को जिस एज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, उस लड़के को भी उसी एज में प्रॉब्लम हुई थी। रोग रिपु ऋण से जुड़ गए, माता से, माता का भाव है, माता से जुड़ गए, साधना। तो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आप ही लोग दे रहे,
मैं इसलिए कहती हूँ जिस किसी को पूछना है आप खुद अपनी उसमें बताइए, मैं कोई चार्ट डिस्प्ले नहीं कर। ये राशियां वर्क करती हैं अपने काल पुरुष के अनुसार, अपने कारकत्वों को लेके जाती हैं। मैम 5th हाउस में होगा तो मदर से कंपटीशन होगा, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपका पूर्व जन्म, भाई मदर का सॉरी मदर कहाँ से आ- बच्चों से कंपटीशन। वहाँ के कारकत्व देखो ना, 7th हाउस में होगा 10th। पार्टनर आ गया ना, लड़ाई करते अपने भावों के कारकत्व को आपको पहचान होनी चाहिए और वहाँ से संबंधित रिश्ता आप जोड़ो। हर भाव आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिश्ता अवश्य देता है, ठीक है ना? मेरी लगन है और बचपन से ही बीमार है। तो आपको अपने रोग के लिए आपको साधना करनी है, यानी आपको अपने आप को साधना एक मेंटेन रख के उस हिसाब से अपनी बॉडी को चलाना है कि आप रोग से बचे रहो। उसमें खुद की कमी है बेटा आपकी, आप लापरवाही करते हो, उसको कंटिन्यू नहीं करते चीज़, ये बहुत बड़ी वजह है। 5 दिन ठीक हो गए, उसके बाद 2 दिन जी, हाँ, दवाइयाँ छोड़ और देती कुछ हूँ। नहीं, यही होता है। तो अब तुला राशि, तुला राशि काल पुरुष की पार्टनर की राशि है और तुला के भी 2 तराजू हैं। तुला राशि हमेशा एक तराजू की तरह पलड़े को बराबर करने के लिए रहती है, लेकिन वो जिसको कहते हैं न्याय की देवी ने भी आंखों में पट्टी बांधी है। आप किसी की भी तरफ जाएंगे दूसरा पलड़ा झुक जाएगा और दूसरा वाला समझेगा कि अरे नहीं, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है? आपको पार्टनर मिलते हैं तुला राशि के अनुसार। आपके पार्टनर कैसे हैं वो उस भाव की पीड़ा बताती है। आपकी तुला राशि 2nd हाउस है। आप अपने परिवार के साथ संबंध बराबर रखना चाहते हैं, बनाकर रखना चाहते हैं। शुक्र कहाँ है और शुक्र किसके नवांश में है? तुला नवांश में कौन किसके नवांश में है? ये नाड़ियांशा नवांश सबको मालूम होगा, लग्नांशा वगैरह, है ना? तो धनांशा कहाँ गया? नवांशा में। तो यदि ये 2nd हाउस में तुला राशि है तो आपका धनांशा हो गया। नवांश में वो किस भाव में है उससे आपका तुला राशि के कारकत्वों में फर्क आएगा। हाँ, धन की राशि है, पैसा देती है और उसके स्वामी के अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलता है। उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों से आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, पार्टनर प्राप्त होता है। आपके पार्टनर लाइफ में उस प्रकार से होंगे जिस भाव में वो राशि जाके अपना संबंध बनाती है, ठीक है? इसको विस्तार से बता सकते हैं? हाँ जी बोलिए, आपका कौन सा तुला राशि कहाँ है? 7th हाउस। 7th हाउस में है, काल पुरुष के पार्टनर हाउस में है, वीनस आपका 7th हाउस। 7th हाउस में ही है। तो आपका पति पार्टनर आपको सुंदर मिल गया, यानी उसमें वो सारी क्वालिटी लग्जरी हैं जो होनी चाहिए। नवांशा में वो कैसा है, किस भाव में गया, ओके, वो डिपेंड करेगा कि आपको उसका सुख कितना अधिक मिलेगा या मिल रहा है। शुक्र बेशक बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ है, दुनिया की नज़र में बहुत सुंदर पार्टनर है, बड़ा अच्छा है। नवांशा तय करेगा कि उसका सुख आपके लिए कितना है। ये है इसका सार। मैम मेरा 6th हाउस में वो 7 6th हाउस में तुला राशि है। तो आप अपनी जो काम की जगह है, जहाँ आप काम करते हैं, उस जगह के जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अच्छा एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाले हैं और आपका उनसे जो संबंध है पार्टनर वाला, कामकाज के सहपाठियों के साथ, वो आप बराबर बैलेंस करके रखना चाहती हैं, करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो होता नहीं है कभी भी। तुला कभी भी बराबर जाता नहीं है किसी का भी, है ना? और किसी को तुला के बारे में लाभ भाव में, लाभ तो आप लेते हो ना, डबल लाभ लेते हो। तुला राशि है, पार्टनर से भी लाभ लेते हो, हर तरफ से लाभ लेते हो, लग्जरी देती है। तुला राशि वहाँ गई है तो आप अनेक पार्टनर का लाभ चाहते हो, सीधे सी बात।
पार्टनर की राशि लाभ भाव में, बढ़ोतरी के भाव में गई है और आपके लगन के लाभ भाव में है, जहाँ वृद्धि ही वृद्धि है, और सामने उसके पंचम प्रेम भाव है। तो आप हमेशा चाहते हो कि मुझे बहुत सारे ऐसे लग्जूरियस पार्टनर मिलते रहे। I'm so sorry. सोशल नेटवर्किंग क्या? Yes. तो नवांशा तय करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब है काल पुरुष की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एक छिपी हुई राशि है, जहां भी जाएगी उससे संबंधित रिश्तों को छिपाने की कोशिश या अपने उससे संबंधित कारकत्वों को छिपाने की कोशिश रहती है। अंधेरा, क्योंकि अंधेरे की और समाधि की राशि है। समाधि आपने वहां लगा ली जहां वृश्चिक राशि है, यानी मैं उस भाव को छिपाना चाहता हूँ अपनी समाधि में, अपने मन में रखना चाहता हूँ। किसी को बताने की जरूरत भी है तो उतना ही बताऊंगा उसके बारे में जितने के उससे काम चल जाए। ठीक है। उनकी तुला 11वें भाव की है, तो वृश्चिक आ गई 12वें भाव की। अपने खर्च कहाँ करते हैं उसे छिपाना चाहते हैं, वो यहीं से आ जाता है, क्योंकि खर्च भाव आ गया, व्यय भाव। ठीक है ना। और 10th हाउस में वो वृश्चिक राशि। तो आप कुछ काम तो करते हैं, लोगों को ये तो पता है कुछ करती है, पर ये करती क्या है ये समझ नहीं आता। काम में सीक्रेसी। काम में सीक्रेसी। वो मेडिकल स्टूडेंट है जैसे अभी, तो क्या काम में डॉक्टर में क्या सीक्रेट? यार पढ़ाई हो रही पढ़ाई है, हो गई ना, उसमें भी सीक्रेट है। आप क्या सीख रहे हैं? कर्म। कर्म आपके, आप नहीं चाहते किसी को पता लगे कि मैं कैसे काम करूँ। रात को मैं कह रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, एक्चुअली किताब में पढ़ के। सीक्रेसी आ गई। वो 5th हाउस में भी अगर है वृश्चिक राशि, तो व्यक्ति अपने पेपर, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छिपा के करेगा, किसी को पता ना लगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ा, मेरे ज्ञान के बारे में मैं कितना आज कर गया, वो किसी को पता ना लगे। जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों को बताएंगे मैं तो सो गया था 7 बजे। एग्जैक्टली। वृश्चिक राशि जिस भाव में जाती है अपने कारकत्व लेकर जाती है। 6th हाउस में तो 6th हाउस आप जहाँ काम कर रहे हो ना, आप वहाँ पर भी अपने सहपाठियों से भी छिपाते हो। आप क्या कर रहे हो अपने साथ के, क्योंकि आपके को वर्कर 6th हाउस है। हम 7th आपकी कंपटीशन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो आप नहीं बता रहे हो। 7th हाउस में होगा तो पार्टनर से छुपाएगा। पार्टनर से छुपाएंगे, बिल्कुल। पार्टनर भी आपका सीक्रेसी मेंटेन करता होगा। पार्टनर के बारे में आप इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, जितना वो बता दे उतना ही आपको पता है। रोग का भी है, अदृश्य रोग। एग्जैक्टली। तो 8वां भाव तो समाधि है ही काल पुरुष की। ठीक है ना। ये राशि बिच्छू राशि है, छिपकर डंक मारती है। यदि 6th हाउस में हो, आप अपने सहपाठियों को अपने काम से या किस तरीके से उन्हें ठिकाने लगाते हो, कैसे उनकी पीठ पे छुरा घोंपते हो, उनको भी नहीं पता लगता। मैं साफ बताऊँ, दुश्मन का भी। एग्जैक्टली। दुश्मन काल पुरुष की दुश्मन राशि है और वृश्चिक है, छिपी हुई राशि है, बिच्छू है। बिच्छू का काम है डंक मारना, तो कभी ना कभी तो वो मारेगा। यानी जिसने उससे शत्रुता ली उसको वो सबक सिखाए बिना नहीं मानेगा। मंगल की राशि है, मंगल की नेगेटिव राशि है, ये भी है। ठीक है। तो राशियां आपकी जिस भाव में जाती हैं काम करती हैं, आप अपने अपने चार्ट में देख सकते हो। मैडम ये D9 में भी देखेंगे कि राशि कहाँ पर जा रही है? नहीं, D9 में हम देखते हैं वो आपकी इसलिए देखते हैं कि आपके लिए वो किस भाव में नाड़ियांशा के अनुसार वो क्या फल दे रही है। काम वो D1 में, आप चार्ट D1 का लेके आए, जन्म बर्थ आपका D1 है। बेसिकली वो आपकी नेचर को बना के भेज रहा है, आपके लिए रिश्तों को बना के भेज रहा है। ईश्वर ने आपको ऐसा बना के भेजा है, और इस बनाए हुए जो ईश्वर ने भेजा है, अपनी उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए आपको क्या और कितना मिलेगा वो नवांशा है। आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो।
कर पाते हो नहीं कर पाते वो D9 है। आप अपने उस जो षड्यंत्र की राशि है, षड्यंत्र में सफल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, वो नवांशा है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये आपके फीचर्स, आपको क्या किस भाव से कैसे जुड़ा जा रहा है, वो आपका जन्म तय कर दिया लगन। और काल पुरुष की राशियां उस हिसाब से बैठ गई। हम केवल लग्नेश देखते हैं, कहाँ गया, किससे संबंध बना रहा है, तो हमें उससे लगता है। लेकिन आप अपनी राशियों को भी देखिए, आप अपने उस भाव से संबंधित रिश्तों को भी समझ सकते हैं और दूसरों के साथ अपने संबंध को भी समझ सकते हैं। ठीक है ना? 8th हाउस में कैसे करेंगे? 8th हाउस तो है ही समाधि, वहाँ तो आपको समाधि दे देगा। आपको अच्छे से आप अपने सीक्रेसी को मेंटेन रख के काम करते हैं, लेकिन ये आपको जेनेटिक रोग भी देती है। काल पुरुष की अष्टम राशि जेनेटिक रोग, जो जन्म से माँ के गर्भ से आपके पास आते हैं, वो जीवाणु कब फलीभूत होंगे वो दशाएं करती है। ठीक है? यानी आपके 3rd हाउस में वृश्चिक राशि है, आपके छोटे भाई बहन कब आपके दुश्मन बनेंगे वो दशा निर्धारित करेगी, सीधी सी। ठीक है तो शत्रु राशि बैठ गई 3रे भाव में, छोटे भाई बहन की राशि है। 11वें भाव में बड़े भाई बहन की राशि है। तो वो आपके लिए कब शत्रु बनेंगे, दशा निर्धारित करेगी। कितने शत्रु बनेंगे, नवांश निर्धारित करेगा, उसका स्वामी निर्धारित करेगा। ओके? धनु राशि काल पुरुष की धर्म की राशि, तो जिस भी धर्म त्रिकोण से ये जुड़ेगी, उस धर्म त्रिकोण को ये बलि कर देगी, बशर्ते कि वो धर्म त्रिकोण बलि हो। लेकिन आप उस भाव से संबंधित जिस भी भाव में जाएगी, उसे अपना गुरु बनाएंगे, गुरु समान मानेंगे, उसकी सलाह मानेंगे, एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह उसका सम्मान उस रिश्तों में करें। क्योंकि ये धर्म की राशि है। 9th हाउस आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, तो ये आपको वहाँ से इससे संबंधित रिश्तों से जोड़ती है, सम्मान है। आज मुझे समझ में आ गया। क्या सर? तो यही तो लिखवाती सर अल्टीमेटली तो उनका ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा ना। इसको क्या समझे? नहीं, वो जो है पार्टनर है, अगर वो कह रहे हैं तो पार्टनर गुरु समान अपना ज्ञान तो देता है। आप कितना मानते हैं? बिना आगे नहीं चल सकते। ज्ञान तो वहीं से सर वहाँ केतु बैठा ज्ञान तो वहीं से मिलेगा, ज्ञान तो बस सर वहाँ आपके केतु बैठा हुआ है ना, वो तो नहीं मानता ना। सबको आपकी कुंडली आता है। बेसिकली धनु राशि का लॉर्ड 3rd हाउस में है, वो एक पराक्रम देता है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। मेरी सर की कुंडली मेरे से डिस्कस मत कराओ। सर का 5वां नवांश है, आपको मालूम होना चाहिए। सर के अधिकतर प्लैनेट भी 5वें नवांश में है, जो सबसे बेस्ट नवांश है। 5वां नवांश पूर्व जन्म के कर्म का नवांश है, और ये आपको बहुत अच्छे से पूर्व जन्म के कर्मों का ऊंचा उठाने के लिए प्रेम संबंध देता है। गुरु शिष्य का, टीचर का, किसी से भी जुड़ता है तो उनका संबंध एक गुरु समान हो जाता है, चाहे ये किसी को गुरु बनाए या इनको कोई गुरु बनाए। आई एम सॉरी सर। हाँ जी, जब आप 5वां नवांश बोलते हैं तो 5वां नवांश मतलब नवांश कुंडली का 5th नवांश या हर राशि का जो ग्रह कौन से नवांश में है? 9 नवांश होते हैं ना, 5वां बीच का नवांश, बीच वाले। सर का राहु भी 5वें नवांश में है, अपने स्वामी गुरु से दृष्ट है, तो गुरु ने राहु को कंट्रोल किया हुआ है नवांश में। ओके, अब आते हैं काल पुरुष की मकर राशि, कर्म की राशि। जहां जाएगी कर्म कराएगी, उस रिश्तों के लिए,
उस भाव के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा जहाँ भी जाएगी, क्योंकि कर्म की राशि है। शनि यहाँ आपका कर्मा देखता भी है, यानी अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार आपको उस भाव के जो संबंध भी है उनसे आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। और कुंभ राशि लाभ की राशि है। कुंभ और मकर में ये फर्क है, कुंभ आपको ठहराव देती है, मकर आपको ठहराव देती है, और कुंभ राशि आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, बाहर नहीं निकलने देती, मटके में पड़ी रहती है, कुंभ के मटके में। तो वहां से ग्रहों के अनुसार आपको उसके फल मिलते हैं, या शनि कैसा है, शनि किस राशि के उसमें है, उसके अकॉर्डिंगली फल मिलते हैं। शनि और कुंभ की ये जो मकर और कुंभ की राशियां हैं, इनकी दशा आने पर आपको हमेशा किसी से गलत करने पर इमीडिएटली रिजल्ट भी मिलता है, इमीडिएटली। अभी सुबह किसी का दिल दुखा हो आपकी वजह से, बातों से या किसी भी तरीके से, तो शाम तक रिजल्ट आपके सामने होगा। ये है। हाँ जी, इसका मतलब ये राशि जिस भाव में जाएगी व्यक्ति उससे संबंधित काम करेगा, कर्म करे, कर्म उस भाव से संबंधित रिश्तों के लिए भी बिल्कुल सर्जन। हाँ, कर्म करती है ना। मेरे भी 8th हाउस में है, मैं एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आता है। इंश्योरेंस आपके कर्म जुड़ गए ना, शनि से रिलेटेड कर्म, सेवा भावना वाला कर्म, वो इससे जुड़ जाता है। और 12वीं राशि कालपुरुष की व्यय की राशि है, मोक्ष की राशि है। यहाँ मछली का जुड़ा है, जो अपने हर फैसले को एक बार लेने के बाद फिर से विचार करता है, हमेशा अपने पहले वाले विचार को और बेटर करने के लिए, जो मैंने पहले किया उसको और बेटर कर दूं। और ऐसे लोग यदि व्यय करने जाते हैं, एक बार सामान लेने गए तो और फिर वापस करके मैं दूसरा ले आऊँ, ये पसंद नहीं आया मैं दूसरा ले आऊँ, नहीं वो अच्छा था, खरीदारी भी करते हैं। 12th हाउस की बात कर रही हूँ, मीन राशि 12th हाउस की, वो एक बार में सामान लाके सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है नहीं अभी और अच्छा मिल सकता है, एक बार में खरीद ही नहीं पाते, तो नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो मीन राशि जहाँ भी जाएगी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या तो डबल 2 बार सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन गुरु की राशि है, ज्ञान तो देती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।